आइए डियर, आपका गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप आज पढ़ेंगे नदी के संदर्भ में, यानी अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी भारत का नदी तंत्र। ये आज आपकी टॉपिक हो गया, नदी तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। आपको पूरा पढ़ना है और शुरू से अंत तक हम लोग पूरा फाइनल करेंगे। तो डियर, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप इस समय आपका पढ़ रहे हैं आर के एजुकेशन चैनल पर। और डियर, सबसे पहले हिंदुस्तान या भारत के उत्तर में एक यहाँ पर पड़ता है, तिब्बत वाले एरिया में कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर एक बहुत बड़ा जलाशय या झील, वहाँ से हिंदुस्तान के लिए निकलती हैं 3 नदियाँ। 3 रिवर स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज आपका कैलाश मानसरोवर आपका लेक। कैलाश मानसरोवर लेक से हिंदुस्तान या इंडिया की 3 नदियाँ निकलती। एक इंडस, जिसको आप सिंधु भी कहते हैं, दूसरा सतलज या सतलुज कहते हैं, जिस पर भारत का सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट गुरुत्वीय डैम यानी ग्रेविटेशनल डैम, गुरुत्वीय बांध जो बनाया गया है वह भाखड़ा नंगल बांध जिस नदी पर बना है वह नदी है सतलुज। और तीसरा नदी आपका इंडिया की है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो असम राज्य में प्रवाहित होकर बह करके आती है और बांग्लादेश होकर के आपका गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए शुरू करते हैं डियर। एक कैलाश मानसरोवर से, कैलाश मानसरोवर वाले हिस्से से निकलती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी ये लद्दाख वाले एरिया से हो करके पूरे पाकिस्तान को 2 भागों में बांटते हुए कराची के पास अरब सागर में गिरती। तो एक पॉइंट अगर पूछता है कभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी या सबसे प्रमुख नदी कौन है, तो आपका जवाब होगा सिंधु या इंडस रिवर। लेकिन डियर, मैं बताऊंगा ये सिंधु नदी पाकिस्तान में भले ही जाती है, लेकिन ये आपका इसका विस्तार भारत के लद्दाख वाले एरिया में बहुत ज़्यादा है। तो वर्तमान समय में लद्दाख मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जान चुके हैं इस समय जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा करके पूरा जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको वर्तमान समय में 2 राज्यों में बांट दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी यूटी में विभाजित कर दिया गया उसको। एक आपका जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख। तो डियर, आगे बढ़ते हैं। अब इस समय ये आपका लद्दाख वाली एरिया है। ये मैप हमारा पुराना है, लेकिन आप समझिएगा डियर, जम्मू कश्मीर एक थोड़ा सा हिस्सा नीचे वाला है और बाकी ये सब के सब एरिया आपका लद्दाख में काउंट कर दिया गया। अब डियर, यहाँ पर एक नदी और निकलती, यहाँ से एक नदी निकलती है डियर, और वह नदी ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य से बहते हुए ये आपका आकर के और मिलती है डियर। ये आगे आने के बाद जो है और यहाँ से एक चिनाब नदी निकलती है। तो चिनाब नदी यहाँ से निकलती है, जो वह चिनाब नदी आपका यहाँ से बह करके और आती सबसे अधिक दूर ये आपका पाकिस्तान में सिंधु नदी या इंडस नदी में मिलती। और जो ये झेलम नदी है, ये आपका जो झेलम नदी है ये आकर के चिनाब नदी में नीचे मिल जाती है। तो यूँ कहा जाए कि सिंधु नदी या इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यानी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन है, तो आप बताएंगे चिनाब। चिनाब नदी आपका सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी, सिंधु नदी की। और डियर, इसके नीचे आप देखेंगे झेलम चिनाब, एक नदी यहाँ से रावी निकलती, रावी भी, और एक नदी आपका यहाँ कैलाश मानसरोवर से निकलती है जिसको आप सिंधु के नाम से जानते हैं। इस सिंधु का रेडियर इसको सतलज कहते हैं। यहाँ से जो नई नदी निकल रही नीचे वाली
इसको सतलज कहते हैं, सतलज नदी। और यहाँ हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से एक नदी निकलती जिसका नाम है ब्यास नदी। अब ब्यास नदी यहीं से निकल करके अब पंजाब में आकर के ये सिंधु नदी में मिल जाती, सिंधु नदी में मिल जाती। एक बात और हम आपसे करेंगे, ये पंजाब प्रांत का नाम पंजाब क्यों पड़ा है? तो पंजाब जो होता है 5 नदियों की भूमि होने के नाते पंजाब कहा जाता है। अब आपके मन में होगा कि वर्तमान समय में तो कम ही है, तो आप जानिएगा यहाँ का बहुत बड़ा इलाका, अब पंजाब प्रांत जो आज पंजाब कह रहे हैं, ये आपका इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत भी है। तो पहले जब ऐसे करेंगे तो पूरी भूमि आपका बनाई गई है किन 5 नदियों के द्वारा, आप देख लीजिए ध्यान से। एक आपका झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। इन 5 नदियों के द्वारा जो भूमि तैयार होती है उस पर बसा हुआ राज्य पंजाब है। तो पंजाब राज्य 5 नदियों की भूमि पर बसा है, इसलिए उसको पंजाब कहा जाता है। लेकिन पंजाब का आधा हिस्सा अब इस समय पाकिस्तान वाले 1947 में जब बंटवारा हुआ तो एक पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत का बहुत सारा हिस्सा गया। और भारत में जो इस समय वर्तमान समय में पंजाब देख रहे हैं वो भारत के पास ऑलरेडी है। अब ढेर आगे बढ़ेंगे तो पूरा जो 6 नदी तंत्र है इसको कहते हैं सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि सभी की सभी नदियाँ इस सिंधु नदी में जाके मिलती, इसलिए सिंधु इसकी मुख्य नदी होने के कारण इसको सिंधु या इंडस ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है, यानी सिंधु नदी तंत्र जिसकी 6 नदियां हैं। और डियर, एक भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। अब सिंधु जल समझौते में, सिंधु जल समझौता डियर ये हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ये हुआ। इसके तहत ये फैसला हुआ कि सिंधु नदी का 80% वाटर ये पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% वाटर ये सिंधु नदी का भारत लेगा। लेकिन डियर इसमें ऐसा है कि ऊपर की 3 नदियाँ उसका 80% वाटर पाकिस्तान को दिया जाना है और 20% वाटर इंडिया कंटेन करेगा। और नीचे की जो 3 नदियाँ हैं जरा ध्यान से देखिएगा, नीचे की 3 नदियाँ कौन कौन? सतलज, ब्यास और रावी। इन 3 नदियों का 80% वाटर भारत रखेगा और 20% वाटर केवल पाकिस्तान को जाएगा। ये है सिंधु जल समझौता। आगे बढ़ेंगे डियर, अब यहाँ से बढ़े आगे। यहाँ से एक नदी निकलती है डियर और ये नदी आपका यहाँ से हो करके आपका और आती है बंगाल की खाड़ी में गिरती। तो इस नदी का नाम देते हैं डियर ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए नदी वैसे शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। नदी जो शब्द है अगर आपसे पूछेगा हिंदी में कि स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है, तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन 2 नदियाँ ऐसी हैं जो पुल्लिंग में गिनी जाती, जैसे ब्रह्मपुत्र, तो पुत्र आ गया ना डियर, तो ब्रह्मपुत्र, इसलिए ये जो है पुल्लिंग में गिना जाता है। एक वो दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा नदी, उसको आपका अब बताइए कृष्णा जो नाम है उसको किस में गिनेंगे? पुल्लिंग में गिनेंगे। इसलिए कृष्णा जो नाम है नदी का वो पुल्लिंग में काउंट होता है। लेकिन वैसे जो नदी शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो हिंदी में आप जानते होंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो उसके आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। आगे बात करेंगे। 2 प्रश्न आपको और पूछता है डियर, ध्यान दीजिएगा। एक है डियर कि ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी ये आपका तिब्बत के एरिया से बहती हुई ये अरुणाचल प्रदेश के पास से प्रवेश करके और असम में हो करके आपका गिरती बंगाल की खाड़ी। सिंधु नदी में पानी की मात्रा यदि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पानी रहता है,
गंगा नदी से ज़्यादा पानी आपका सिंधु नदी में होता है, अरे इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में होता है। गंगा नदी से ज़्यादा वाटर कंटेन करता है डियर, लेकिन चूंकि प्रवाह के दृष्टिकोण से ये बड़ी नदी मानी जाती है, लेकिन ये गंगा नदी पूर्णतः भारत में बहती है। तो भारत में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है, और कितनी लंबाई है डियर? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर ये लंबाई है गंगा नदी का। गंगा नदी का भारत में लंबाई 2525 की नहीं, 2525 की। एक डियर और आपका एगो ट्रिक यहाँ पर याद रखेंगे, एगो ट्रिक। अगर आपको कभी इससे रिलेटेड परियोजनाओं को पूछता है, इससे रिलेटेड कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है, तो पहली बात कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछता है तो आप स्पष्ट बताइएगा चिनाब नदी, चिनाब। और चिनाब पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? कोई भी परियोजना या डैम बना करके उससे क्या करते हैं? बिजली पैदा करते हैं और बहुत सारे काम में आपका उपयोग में लाते हैं। उस जल का और सब कई उपयोग में आता है, लेकिन एक प्रमुख उपयोग जो है उससे विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो एक ट्रिक है डियर, शाबाश शाबाश दुल्हा तू झेल, तू झेल। अब डियर बताइए, दुल्हा शादी किया तो हम झेलेंगे? तो देखिए अब डियर, 100 से होता है सलाल परियोजना, 100 से सलाल परियोजना। सलाल परियोजना आपको पूछेगा किस नदी पर है, तो बताएंगे आप चिनाब नदी पर है। आप बो से है बलगिहार परियोजना, बलगिहार परियोजना। ये परियोजना भी किस पर है? ये चिनाब नदी पर है। और दुल्हा, तो दुल्हा से आपका दुल्हस्ती परियोजना, एक परियोजना है दुल्हस्ती, दुल्हस्ती परियोजना। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं जो हैं वह चिनाब नदी पर हैं। और किस राज्य में है? तो बताइएगा जम्मू कश्मीर में। और हाई इससे एक और ट्रिक याद रखिएगा, तू झेल। तो तू से आपका तुलबुल परियोजना, तुलबुल, तुलबुल जो परियोजना है वह किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना। तो देखिए डेर याद हो गया, शाबाश दुल्हा तू झेल। तो 100 से सलाल परियोजना, ब से बलगिहार परियोजना और द से दुल्हस्ती परियोजना। ये तीनों के तीनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर, ये तीनों के तीनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित। यह एक परियोजना तू से बनता है तुलबुल। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आप बता देंगे झेलम नदी पर। बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है डियर, आप देखते जाइए वन बाय वन करके। मैंने आगे बात करूंगा डियर। यहाँ पर मैंने बात किया कैलाश मानसरोवर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको चाइना में सांगपो या साइपो के नाम से पुकारते हैं। चाइना में किस नाम से? सांगपो या साइपो के नाम से। या एक वो और नाम होता है, चाइना वाले आपका नाम रखें यारलुंग जंगबो, यारलुंग जंगबो, यारलुंग जंगबो, यारलुंग जंगबो। ये नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में या चीन में। अब आगे बढ़ेंगे। एक नदी यहाँ से निकली है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। दार्जिलिंग आप जान लीजिए किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। और दार्जिलिंग चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चाय वहाँ की बड़ी फेमस है दार्जिलिंग का। और दार्जिलिंग एक पर्यटन स्थल है। तो दार्जिलिंग से निकलती तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। एगो नदी यहाँ से आती मानस नदी, मानस। एगो अरुणाचल प्रदेश से नदी निकलती है लोहित नदी। तो सारी की सारी नदियाँ आपका ये ट्रिब्यूटरी रिवर है किसका? डियर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। डियर पूरे वर्ल्ड में नदी डेल्टा, रिवर डेल्टा एकमात्र है मांजुली,
माजुली। अब माजुली जो नदी डेल्टा है पूरे दुनिया में आपका, वह किस नदी पर है डियर? तो बताएंगे आप, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? असम राज्य में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आइए, यहाँ एक स्थान पड़ता है गंगोत्री। गंगोत्री एक ग्लेशियर है जो पड़ता है उत्तराखंड में। यहाँ से भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यह भारत की सबसे विशालकाय नदी जो है, जिसका नाम डियर आपका गंगा है, जिसको आप गंगा के नाम से जानते हैं। तो डियर गंगा नदी आपका डियर बहते हुए गंगा नदी ये आपका डियर प्रयागराज वाराणसी होते हुए ये आपका बिहार में आगे बढ़ करके यहाँ पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है फरक्का। तो फरक्का के पास वो जो गंगा नदी है वह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा यहाँ पर हुगली के नाम से आती, जो कलकत्ता का बंदरगाह जो है हल्दिया या जो भी है, ये जो कलकत्ता के बंदरगाह हैं वह इसके किनारे हैं। और ये आपका यहाँ से मुड़ करके एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो शाखा जाती इसको पद्मा के नाम से पुकारते हैं। बांग्लादेश में देखिए, अगर आपको प्रश्न करता है कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर दो शाखाओं में बढ़ जाती, तो बताएंगे आपका फरक्का। एक ट्रेन चलती है फरक्का एक्सप्रेस, बढ़िया। फरक्का स्थान पूछेगा कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में बताएगा। अब बांग्लादेश के पास ये बांग्लादेश के पास पश्चिम बंगाल में जो फरक्का स्थान है, यहाँ से गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक आपका हुगली के नाम से आती है जो कलकत्ता के पास समुद्र में गिरती है, और दूसरी शाखा इसकी पद्मा के नाम से, इसको बांग्लादेशी इसका नाम बदल देते हैं और इसको पद्मा के नाम से पुकारते हैं। तो पद्मा के नाम से पुकारते हैं। एक बात बड़ा अजीब है आपका डियर, ध्यान दीजिएगा बहुत सीरियसली। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है कितना नाम जगह जगह बना रही है। यहाँ पर सांगपो या साइपो, फिर वो नाम चाइनवा वाले रखे हैं इसका यारलुंग जंगबो। क्या रखे हैं? यारलुंग जंगबो। और गजबा का नाम होता है जिनपिंग, चिनपिंग, बिनपिंग, डियर अजीब नाम रखते हैं डियर। तो ये आपका इसका नाम रखे हैं यारलुंग जंगबो। तो यारलुंग जंगबो नाम है डियर ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत या चाइना में। एक बात, दूसरी बात, सांगपो भी उसी का नाम देते हैं, लेकिन वह भारत में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसको दिहांग नाम दिया जाता है, और आगे आने पर असम वाले एरिया में इसको ब्रह्मपुत्र नाम दे देते हैं, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी आपका जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, इसका नाम हो जाता है यहाँ पर जमुना। यमुना नहीं, जमुना। जामुन, गुलाब जामुन खाते हैं ना आप लोग, तो वही आपका जमुना। तो बांग्लादेश में इसका नाम है डियर जमुना। और गंगा जो है फरक्का के पास से दो शाखाओं में बट के जो आती है ये पद्मा। अब पद्मा और जमुना जहाँ पर मिली है, यहाँ से दोनों का मिलने के बाद एक सिंगल धारा आती है, उसका नाम दे देते हैं मेघना। उसका नाम क्या है डियर? उसका नाम है डियर, उसका नाम है मेघना। इसका नाम मेघना है, मेघना गंगा की जो दूसरी शाखा पद्मा के रूप में आती है, और जमुना ब्रह्मपुत्र की जमुना शाखा, जमुना के रूप में जो आती ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों के मिलने से जो आपका एक सिंगल शाखा बनती, उसको नाम देते हैं मेघना। और वही मेघना आकर के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है। उसका आकार कैसा है? चापाकार। अगर पूछता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा बनाया गया, आप बताएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया। आगे बढ़ाते हैं डियर आपका।
आगे पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे तो अब आइए देखिए, पूरा ऑल इंडिया रिवर सब आपका फाइनल करेंगे हम लोग, आज का आज, अभी का अभी। बस थोड़ा इंतजार करें, अब देर है ना, थोड़ा इंतजार का। हाँ डियर, तो आइए जरा देखिए, एक जरा सुनिएगा, यहां से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती। अब उत्तराखंड में गंगा नदी का ऐसा नहीं है कि गंगा नदी का सिंगल धारा आई है, मैंने आपका गंगा नदी का पूरा आपका सिस्टम पढ़ाया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह से भागीरथी आई है और भागीरथी में एक नदी भिलांगना मिली, ये अलग आई है। विष्णु गंगा, धौली गंगा मिल करके एक जगह मिली है। फिर एक नदी आपका नंदाकिनी आई है, फिर एक नदी पिंडार नदी आई है, एक मंदाकिनी आई है। सब आगे बढ़ी हैं, तो आगे जा करके जहाँ पर भागीरथी और जहाँ पर अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में संगम करती, वहीं से जब आगे बढ़ती है तो नाम पड़ जाता है गंगा। वैसे उत्तराखंड में भागीरथी नदी को असली लोग गंगा मानते हैं, भागीरथी नदी को ही गंगा कहते हैं। इसलिए भागीरथी जो है शब्द वह गंगा नदी का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची भागीरथी। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती गंगा नदी, और उसी के बगल में बंदरपूंछ के पास एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती यमुना नदी। यह डियर एकदम हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाते हुए आती, और एक हरियाणा में पानीपत युद्ध का मैदान है। पानीपत सुना होगा डियर, कॉकपिट ऑफ इंडिया, यानी भारत का कॉकपिट। कॉकपिट उसको कहते हैं डियर जिससे वायुयान में, एरोप्लेन में एक केबिन होती है जिसमें पायलट विमान को चलाता है, तो उसी को बोलते हैं कॉकपिट। कॉकपिट में जो गया जहाज उसी का हो गया। इसलिए डियर आपको जब भी पूछेगा कि भारत का कॉकपिट किसको कहते हैं, तो पानीपत का मैदान जो हरियाणा में पड़ता है। कुरुक्षेत्र में तो महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, वो भी हरियाणा में ही पड़ता है डियर। और डियर अगर आपसे पूछता है कि यूरोप का कॉकपिट किसको कहा जाता है, तो यूरोप में इतिहास में पढ़ा होगा आपने वाटरलू का मैदान, वाटरलू का मैदान को ही आपका कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। उसी तरह से भारत में पानीपत का जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, जो बादशाह ने जीता पानीपत का युद्ध, पूरे भारत पर उसका राज हुआ, इसलिए पानीपत को कॉकपिट ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे डियर, ये पूरा दिल्ली के किनारे नदी बहते हुए आपका डियर सीधे आती है डियर, और इलाहाबाद के पास जो है ये नदी आपका आकर के यमुना नदी गंगा में मिल जाती। इसलिए जब भी कभी पूछेगा कि इलाहाबाद या प्रयागराज में किन दो नदियों का संगम है, वैसे सरस्वती नदी भी कभी बहा करती थी, लेकिन वह नदी आज की डेट में क्या हो गई, विलुप्त हो गई। क्या हो गई, विलुप्त हो गई। आप ये सोचेंगे कि ये जो इतिहास में हम लोग को पढ़ाया जाता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम है प्रयागराज नगरी, तो आप लोग लगता होगा कि ये नई बात है, अरे ये पुरानी बात है, सरस्वती तो है नहीं, आज सरस्वती वहाँ दिख नहीं रही है। लेकिन मैं बता दूं कभी आपका किसी ज़माने में वहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी डियर। तो चूंकि आपका डियर एक पर्वत है और ये आपका डियर पठार आकर के जब टकराया है पहाड़ से, तो यहाँ पर पूरा आपका खाली स्थान हो गया, तो सारी नदियाँ आकर के इसी मैदान, इसी इलाके में आके गिरी है। तो उनके नदियों के मिट्टी से जम करके बना है मैदान। तो यहाँ हो सकता है धीरे धीरे मैदान पड़ते पड़ते इसका लेवल ऊंचा होता गया, तो नदी धीरे धीरे दब करके सरस्वती विलुप्त हो गई। हालांकि आप जानिएगा यहाँ पर 3 नदियों का संगम माना जाता है, भूगोलवेत्ता भी बताते हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। लेकिन सरस्वती नदी आज की डेट में वहाँ पर विलुप्त हो चुकी है, वो आपका दृश्यमान नहीं है, यहाँ पर बस सिर्फ 2 नदियाँ दिखती। अब आपको प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी रिवर आपका इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप बताएंगे यमुना नदी। और डियर एक यहाँ पर एक नदी आती है डियर रामगंगा।
रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी आपका उत्तराखंड से निकलती। उत्तराखंड में एक पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीयकृत पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसकी खासियत क्या है डियर आप जानिएगा। वह भारत का पहला राष्ट्रीयकृत पार्क है और 1935 में उस पार्क की स्थापना हुई थी। उस पार्क को स्थापित किया गया था 1935 में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब उस पार्क को पानी आपका उस पार्क को पानी किस नदी द्वारा मिलता है? तो ये रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पानी मिल जाता है जानवरों को पीने के लिए, वो रामगंगा नदी से। और हमारे यहाँ डियर बरेली एक वो शहर है सुरमा नगरी। पहले लोग काजल लगाते थे डियर, खास तौर पर दूल्हा उल्हा जाते थे जब आपका शादी के लिए, तो उनको काजल उजल लगाया जाता था, खूब काजल लगा के। अब पहले कार एसी नहीं हुआ करती थी, तो गर्म वाले में आपका कार में या जीप में या जिस भी चीज़ में डोली उली में बैठ के जाते थे दूल्हा, अब पूरा पसीना पसीना पूरा आपका एकदम आँख को क्लीप देते थे, एकदम मलकौआ काजल हो जाता था। तो जाकर वहाँ पर जब बारात पहुँची थी तो लोग आपका उसको गमछा से पोंछते थे दूल्हा को। तो डियर सुरमा नगरी आपका हमारे यहाँ बरेली को कहा जाता है। और सुनिए, ये आपका रामगंगा नदी जिस स्थान पर आकर गंगा में मिली वो स्थान कन्नौज, जहाँ से सांसद थे माननीय अखिलेश यादव। और उनके बाद आपका कन्नौज से सांसद हुई थी डिम्पल यादव, उनकी पत्नी, माननीय अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव सांसद हुई थी कन्नौज से। तो डियर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कन्नौज को क्यों फेमस है यूपी में? तो कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। इत्र नगरी यानी सेंट वाली नगरी। कभी आप जाइएगा कन्नौज ना घूमने हुए, कानपुर जाते हुए जाइएगा तो एक वो स्थान पड़ेगा कन्नौज। अब मन करेगा तो कन्नौज में उतर करके और वहाँ जर्किंग का आपका सेंट मिलता है, एक जर्किंग ले लीजिए, कै रुपया में, 100 रुपया में। अब ला के खूब रोज़ आपका एकदम पोतिए, पानी छिड़किए, एकदम महकौआ सेंट आपका डियर, एकदम खूब जाइए बारात में, पार्टी में, शादी विवाह में डियर। तो डियर देखिए कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, इत्र नगरी। अब जर्किंग का मतलब ऐसा नहीं कि 100 रुपये में एक जर्किंग 5 लीटर वाली मिलती है, ऐसा नहीं, बैटरी पानी की तरफ। वहाँ पर जर्किंग जो होता है वह छोटा छोटा होता है। कितना होता है? छोटा छोटा, 200 ml का, 300 ml का, छोटा छोटा। जैसे गंगा नदी के किनारे कभी गए होंगे तो वह सब जर्किंग देते हैं, वह जर्किंग एकदम छोटा छोटा डब्बा होता है, गंगा नदी का पानी भरा होता है, बड़की जर्किंग नहीं होता है। तो वैसे वहाँ पर मिलता है। तो कन्नौज जो है वह आपका वहीं पर आकर के रामगंगा एक गंगा में मिली। एक वो नदी आपका और सुनिएगा, यहाँ पीलीभीत के पास से निकलती है और लखनऊ हो करके ये आपका आती है डियर, और जौनपुर के पास करें, गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। वो नदी आपका गोमती नदी। तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी जिस नदी के किनारे पर, वो नदी का नाम है गोमती। और सुनिए, एक वो नदी आपका नेपाल से निकलती, घाघरा नदी, वो आकर के बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में मिलती। एक वो नदी यहाँ नेपाल के पहाड़ी इलाकों से बिहार में आकर के गंडक नदी मिली, गंडक नदी। एक नदी आपका यहाँ से कोसी नदी आती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से पुकारते हैं, सप्तकोसी, क्योंकि वो 7 नदियों का पानी लेकर के आती, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। शोक इसलिए कहते हैं कि कोसी नदी अपना बार बार धारा परिवर्तन करती, अपने धारा को बार बार क्या करती, बदल देती। अब आगे बढ़ेंगे डियर, आइए। यहाँ पर एक पर्वत है विंध्याचल पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से कौन कौन नदियाँ निकलती, जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ से एक नदी निकलती चंबल नदी, और चंबल नदी जाकर के इटावा के पास यमुना में मिलती, इसलिए यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल बताइएगा। और चंबल नदी ये राजस्थान की एक शहर है कोटा, जो एजुकेशन हब माना जाता है।
वह कोटा आपका जिस नदी के किनारे पर है वह नदी का नाम है चंबल। और डियर, चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, और यहीं से निकलती एक सिंधु नदी, सिंध नदी, सिंधु नहीं सिंध, और यहीं से निकलती एक बेतवा, एक केन, और यहीं पर एक स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, वह है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक वो आपका यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, जो आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती, और एक नदी यहाँ से निकलती सोन नदी, जो जाकर के पटना के पास, पटना से थोड़ा दूर आगे कोइलवर एक स्थान पड़ता है, कोइलवर, वहाँ पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। और यहीं से एक नदी निकलती है महानदी, वह उड़ीसा में जो है महानदी जो जाती है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में एक हीराकुंड बांध है, आपने सुना होगा हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना है, और महानदी की कुल लंबाई 805 किमी है। हाई देखिए, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किमी, और एक नदी यहाँ से निकली है सोन नदी, सोन नदी। तो सोन नदी जो है वह पटना के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है। अब देर हम बात करेंगे, देखिए ध्यान से, ये ऊपर ये पहाड़ी जो बताए हैं वो आपका विंध्याचल की पहाड़ी है, और उसके नीचे ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा पहाड़, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ डियर, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अब ये 2 पहाड़ियाँ इधर हो गई, हाई बीचवा में इधर लॉक कर दिया मैकाल पर्वत, तो मैकाल पर्वत, तो नर्मदा नदी 3 ओर से घेरा गई, इधर से विंध्याचल, इधर से मैकाल, इधर से सतपुड़ा। इसलिए ये जो नर्मदा नदी यहाँ से बहते हुए ये आपका आकर के पश्चिम की ओर बहती है, और आकर के गिरती है आपका खंभात की खाड़ी में, और 2 पहाड़ों के बीच में बहने के कारण इसको भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कहा जाता है। इसको रिफ्ट वैली से बहने वाली भारत की 2 नदियों का नाम अगर पूछता है आपको, तो बताइएगा, एक नाम आपका नर्मदा, और दूसरा नाम बताइएगा ये कौन सा, ताप्ती नदी। और यहाँ महाराष्ट्र में वो पहाड़ है निचवा, अजंता की पहाड़ियाँ, तो अजंता और सतपुड़ा के बीच में आपका बहती है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये दोनों आपका रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। अब आइए डियर दक्षिण भारत की ओर, यहाँ पर एक नदी, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है नासिक, नासिक के पास से एक नदी निकलती गोदावरी नदी। इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं, क्योंकि गंगा से किधर पड़ रही, दक्षिण में, तो दक्षिणी गंगा इसको कहते हैं, या इसको बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। और ये आपका पूरा इधर बहते हुए आकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती। तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किमी है, 1465 किमी लंबाई है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछ लेता है तो बताइएगा गोदावरी नदी को। लेकिन डियर अगर वही पूछ देता है दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा कावेरी को। कावेरी नदी जो है चूंकि आपका कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु होते हुए गिरती है, तो कावेरी नदी चूंकि दक्षिण भारत से निकली, और यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका थोड़ा ऊपर पड़ जाता है, तो ये नदी एक्चुअल पूरा दक्षिण भारत में पड़ती है, इसलिए इसको कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और उसके बीच में महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है कृष्णा नदी, वह कृष्णा नदी भी आपका आकर गिरती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपका गोदावरी हो गया, ये आपका कृष्णा हो गया। तो गोदावरी और कृष्णा को ये आपका केजी बेसिन बोला जाता है, केजी बेसिन। अब आपसे प्रश्न कर दे ये नदी बेसिन क्या है, तो नदी का पानी, नदी का बाढ़ का पानी जितने एरिया में फैल जाता है वह पूरी की पूरी एरिया नदी बेसिन कहलाती है। और ये भारत में केजी बेसिन पूछेगा तो आप बंगाल की खाड़ी में बताइएगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस और पेट्रोलियम का भंडार मिला है।
तो गैस और पेट्रोलियम का भंडार कहाँ मिला है? केजी बेसिन के पास। तो डियर इस प्रकार से ये नदी का टॉपिक। और डियर एक बात और कर ले आप, यहाँ पर डियर ये अरावली पर्वत श्रेणीमाला से, अरावली से एक नदी निकलती। इस नदी को आप लोग गेस करिए कौन सी नदी हो सकती है। तो इस नदी का नाम है डियर, इस नदी का नाम है साबरमती नदी। और साबरमती नदी एक्चुअल आप जान लीजिएगा ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है। एक समय तो था कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो साबरमती नदी। और साबरमती नदी अगर पूछेगा आपसे कि यह किस पर्वत से निकलती है, तो बताएगा अरावली पर्वत से निकलती है। और अरावली पर्वत से दो और नदी निकलती है, एक वो केन नदी, केन आपका केन नदी, आपका केन कह रहे हैं आपका, सॉरी हाँ डियर, केन नदी नहीं, इसको नाम देते हैं लूनी नदी। ये आपका लूनी नदी। तो यहाँ से डियर निकलती लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी और बनास एक और नदी है बनास। ये दोनों नदियाँ अरावली पर्वत श्रेणीमाला से निकलती। अरावली पर्वत श्रेणीमाला को दो भागों में बांटती, कौन? लूनी और बनास। तो डियर इसी पर पूरा टॉपिक इंडिया का रिवर सिस्टम समझ में आया होगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर पहली बार आऊँ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।